हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 6 ब्यूरोक्रेसी। तो ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे एंड ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स. Several important reforms that were introduced during the post-independence period have been effectively implemented by the bureaucratic structure. तो हमारी इंडियन ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद का जो पीरियड था उसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे और जो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे। टुडे वी सी मैनी पॉजिटिव सोशल चेंजेस रीचिंग टू कॉमन पीपल. These changes have been brought by Indian bureaucracy by implementing the policies made by government. Bureaucracy gives stability to the political system. तो आज के समय में हम बहुत सारे पॉजिटिव सोशल चेंजेस देख रहे हैं। सोशली बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। जैसे एजुकेशन सिस्टम में हम देख सकते हैं कितने चेंजेस हैं, ठीक है। और जिन लोगों तक जिनको खाना नहीं मिलता था, जिनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, वो कितनी सुधर चुकी है। हम क्लीनिनेस के मामले में देख ले कितनी साफ़ सफाई रहने लगी है। तो ये सब चेंजेस हमारी इंडियन ब्यूरोक्रेसी के कारण ही आई है, क्योंकि ये लोगों ने हर जगह पे जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई थी उसे इम्प्लीमेंट करवाया है। वाटर सप्लाई, पब्लिक क्लीनिनेस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक क्लीनिनेस, health, agricultural reforms, prevention of pollution and such other services are everyday needs of people and needs to be consistently provided to them. और जैसे दिया है वाटर सप्लाई दिया है, साफ़ सफाई, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन रोकना हो गया, और भी दूसरी सर्विसेज है जो रोज़ की ये सर्विसेज डेली नीड्स हैं लोगों की, और लोगों तक पहुंचना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन द डे टू डे लाइफ ऑफ पीपल। और ये सारी नीड्स यदि पूरी होती हैं तो किसी भी आदमी की जो लाइफ है वो बहुत ही स्टेबल हो जाती है। सेकेंडली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ब्यूरोक्रेसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. The laws enacted by the government for empowerment of women, child security, plans for the marginalized sections are implemented by bureaucracy. और दूसरी बात समझने की ये है कि ब्यूरोक्रेसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। किस चीज़ के लिए? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कैसे कि देखो, सबसे पहली बात, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्टाइज होती है उनके अंदर। हर चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है हर चीज़ में, और साथ ही साथ उनका जो कहते हैं ना डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो सोशली जब वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही कमिटमेंट होता है उनमें, और साथ ही साथ बहुत मतलब हम कह सकते हैं करप्शन नहीं ही होता उनमें। वो लोग बहुत फेयरली काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, और इसीलिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो किसी भी कंट्री के लिए। ऐसे लॉज जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जैसे वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए, चाइल्ड के एम्पावरमेंट के लिए सिक्योर, और प्लान्स मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए, ये सब के इम्प्लीमेंटेशन का काम ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं। सोशल चेंज इज ब्रॉट थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच पॉलिसीज़। और ये जो पॉलिसीज़ हैं ये यदि इम्प्लीमेंट होंगी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ कि सपोज़ औरतों के साथ जो भी असॉल्ट होता है ना, कुछ भी ऐसी उन्हें परेशानियां आती हैं कि वो ऑफिस में जा रही हैं तो हैरेसमेंट हो रहा है उनके साथ, या कहीं भी कुछ भी हो रही है, तो इसके लिए यदि कोई पॉलिसी आई सामने और वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है, तो आप खुद सोचिए वहाँ पे कितनी पावर मिल जाएगी वुमेन को, कितने हक मिल जाएंगे वुमेन को, मतलब कितनी चीज़ों से प्रोटेक्शन मिल जाएगा जो गलत चीज़ें होती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ब्यूरोक्रेट्स किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए और सोशल चेंज लेकर आने के लिए सोसाइटी में।
The bureaucracy also plays an important role in democratization of society. Marginalized section of society have been brought into mainstream by implementing the reservation policy. Their participation has been decreased in the process of decision making. Democratization of society not only require progressive laws and policies, it also needs the effective participation of bureaucracy. मतलब किसी भी गवर्नमेंट की एक सही वर्किंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक वो पॉलिसीज़ पहुंच चुकी है और हर किसी का वेलफेयर हो सके। तो इस चीज़ में ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उन तक जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो पहुंच सके, साथ ही साथ उनका हर चीज़ में पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा हो सके। तो ये सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं ब्यूरोक्रेट। साथ ही साथ ऐसे लॉज और ऐसी पॉलिसीज़ जो ऐसे लोग जो बहुत ही वीकर सेक्शन है, माइनॉरिटी है, मार्जिनलाइज्ड है, उनके लिए बनाए जाते हैं। यदि वो पॉलिसीज़, वो प्लान्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होंगे तो कहीं ना कहीं वो लोगों का भी डेवलपमेंट होगा, तो उससे पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए ब्यूरोक्रेट्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है, और यदि वो सही से काम करें तो कोई भी कंट्री बहुत अच्छे से डेवलप कर सकती है। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सिविल सर्विसेज। हमारी कंट्री में 3 मेन टाइप्स होते हैं सिविल सर्विसेज के। पहला होता है ऑल इंडिया सर्विस, दूसरा होता है यूनियन और सेंट्रल सर्विस, एंड तीसरा होता है स्टेट सिविल सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस में आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दैट इज IAS, देन इंडियन पुलिस सर्विस, दैट इज IPS, एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दैट इज IFS। देन आते हैं यूनियन और सेंट्रल सर्विस, दे कम अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। दे इंक्लूड IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इसके बाद यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सर्विसेज आते हैं वो होते हैं जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। आफ्टर दैट दे स्टेट सिविल सर्विस, दे कम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। दे इंक्लूड डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तहसीलदार, दैट इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। दे आर रिक्रूटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड एट द स्टेट लेवल। और जो स्टेट सिविल सर्विसेज होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। इनके अंडर आते हैं डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तहसीलदार जिसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहा जाता है। और ये सब के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट लेवल के जो इन्हें क्लियर करना पड़ता है और फिर ये पोजीशन में आ जाते हैं। यहाँ पे पैसा देकर या सोर्सेज से कुछ नहीं होता, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा तो ही आप इन पोजीशंस पे आ सकते हो। इसीलिए जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो बहुत ही फेयर तरीके से उनका सिलेक्शन होता है, और इसीलिए जब जब वो काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही कमिटमेंट से करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्टैब्लिश ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस लाइक द पब्लिक सर्विस कमीशंस to ensure that the civil servants are selected on the basis of criteria of merit and efficiency। और हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने ऑटोनॉमस मतलब बिल्कुल फ्री, किसी के रूल के अंडर नहीं, फ्री इंस्टीट्यूशन सेटअप किए हैं। जैसे एक है पब्लिक सर्विस कमीशन जो ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जो भी सिविल सर्वेंट बन रहे हैं वो अपने मेरिट और अपनी इफ़िशियंसी के बेसिस पर ही बने। The Union Public Service Commission, that is UPSC, conducts examination for recruitment and appointment of candidates for All India Service and Central Service. The Maharashtra Public Service Commission MPSC selects candidates through competitive examination and recommends them to the government to be recruited in the state administration। तो जो UPSC होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसमें सिविल सर्वेंट्स सेलेक्ट होते हैं, मतलब जो आगे जाके बनेंगे लोग, स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं और फिर उन्हें ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस के लिए अपॉइंट किया जाता है। ऐसी ही MPSC होता है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग सेलेक्ट होंगे वो ये एग्ज़ाम्स के थ्रू होते हैं। In order to provide opportunities to all sections of society to enter in bureaucracy and civil services, there is provision for reservation for scheduled caste, scheduled tribes, women, other backward caste and specially abled। और ऐसे लोग
जो बहुत ही वीकर सेक्शन है या जो बैकवर्ड हैं या जिन्हें इंक्लूड खुद से नहीं होंगे या नहीं हो पाएंगे इजली, उनके लिए हमारे इन एग्ज़ाम्स में रिजर्वेशन रखा जाता है। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, वुमेन के लिए, दूसरे बैकवर्ड क्लास के लिए, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन रखा जाता है। मतलब इनके लिए कुछ सीट फिक्स है कि ये सीट इन लोगों को ही मिलेगी। This provision ensures that weaker section of society are not left out of civil services due to social inequality। और ये provisions ये make sure करते हैं कि जो भी weaker section है society के, वो उन्हें भी ये civil services मिले और social equality हमारे देश में आ सके। Now coming to ministers and secretaries. The efficiency of a particular government department depends upon the interrelation between the minister and department secretaries and deputy secretaries. The decisions relating to the department are made by concerned minister, but necessary information to make such decision is given by the civil servant. तो किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की जो इफ़िशियंसी होती है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उस मिनिस्टर और उसका जो सेक्रेटरी है, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी और डिप्यूटी सेक्रेटरी, उनका रिलेशन कैसा है। जो भी डिसीजन होते हैं डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से रिलेटेड, वो ज़रूरी है कि सिविल सर्वेंट की एडवाइस से हो एंड उस डिसीजन में सिविल सर्वेंट भी पार्ट होते हैं। Civil servants, meaning bureaucracy, has complete control over information. It is the civil servant who knows the financial provision for a particular scheme or plan. Civil servants are aware of history of success and failures of policies. जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका किसी भी इंफॉर्मेशन पे पूरा कंट्रोल होता है। सिविल सर्वेंट्स को ये पता होता है कि कोई भी प्लान या कोई भी स्कीम की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और उन्हें ये भी पता होता है कि किसी भी पॉलिसी कि सक्सेस और फेलियर की हिस्ट्री क्या है, कि वो पॉलिसी पहले कब सक्सेसफुल हुई थी, कितने साल पहले भी आई हो, कब भी आई हो, कब सक्सेसफुल हुई थी, यदि फेल हुई थी तो क्यों फेल हुई थी, क्या रीजंस थे उसके पीछे, क्योंकि उन्हें इतना हर चीज़ का नॉलेज होता है कि उन्हें सब पता रहता है। Hence, ministers are dependent upon civil servants. If ministers maintain a dialogue with civil servants and develop mutual trust and transparency, it will help the departments. इसीलिए जो ministers होते हैं वो civil servants के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं, और साथ ही साथ वो लोग के बीच ट्रस्ट रहती है एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब हर चीज़ ओपन अप रहती है, और इससे क्या होता है, डिपार्टमेंट ही इफ़िशिएंटली काम कर पाती है। यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।